फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्द में। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पहला था धंधा के व्यवहार, दूसरा था बनाव घटना और तीसरा था पूंजी। अब हम आगे पढ़ेंगे आहरण के बारे में, ड्राइंग्स। पूंजी के निर्माण के लिए धंधा का मालिक अपनी निजी संपत्तियां धंधा को देता है। पूंजी के निर्माण के लिए धंधे का मालिक, हमें पता है कि अपनी निजी संपत्तियां भी धंधे में लगा देता है। मालिक द्वारा दी गई निजी संपत्ति धंधे की संपत्ति बनती है। जो भी मालिक निजी संपत्ति देता है वो धंधे की संपत्ति बनती है। हमने पढ़ा था अगले वीडियो में पूंजी के बारे में। जब मालिक द्वारा धंधे की संपत्ति अर्थात कि रोकड़ अथवा माल का निजी हेतु के लिए उपयोग किया जाए तब उसे आहरण के रूप में जानते हैं। मालिक द्वारा धंधे की संपत्ति अर्थात रोकड़ अथवा माल को अपने निजी हेतु के लिए उपयोग करे तो उसे आहरण कहते हैं। आहरण किसे कहते हैं? अब जो धंधे की संपत्ति को अपने निजी हेतु के लिए खुद के लिए उपयोग करता है वो, जैसे कि हमें जीवन बीमा पॉलिसी भरनी है और मैं अपने धंधे से 5,000 रुपये रोकड़ लेती हूँ अपने निजी हेतु के लिए, तो वो होगा आहरण। आहरण पूंजी की कमी दर्शाता है। मेरे पास 50,000 रुपये धंधे के पास होंगे तो मैं 5,000 लूँगी तो 45,000 हो जाएंगे, तो वो पूंजी की क्या होगी? कमी। हालांकि उसे पूंजी में से सीधे ढंग से घटाने के बदले आहरण के रूप में अलग दर्शाया जाता है। ये कोष्टक है, उसे ध्यान में रखना। मालिक होता है धंधे का मालिक, धंधे को माल संपत्ति देता है तब पूंजी बढ़ती है। धंधे का मालिक होता है, वो धंधे को माल और संपत्ति दे तो हमारी पूंजी क्या बढ़ेगी? पूंजी का सर्जन होता है, निर्माण होता है जब मालिक संपत्ति धंधे को देता है, माल या संपत्ति। धंधे का मालिक धंधे की माल और संपत्ति निजी उपयोग के लिए लेता है तो आहरण बनता है। धंधे का मालिक धंधे की माल संपत्ति निजी उपयोग के लिए लेता है तो वो आहरण बनता है, आहरण का सर्जन होता है इससे। आहरण शब्द सामान्य रूप से एकाकी व्यापारी और साझेदारी पेटी में उपयोग किया जाता है। मालिक धंधे को पूंजी देता है और धंधा मालिक को आहरण देता है। समझ में आया? अब आएंगे हम दायित्व पे। धंधा द्वारा उधार खरीदी माल संपत्ति या सेवा संबंधी भुगतान पात्र रकम अथवा उधार ली रकम वापस करने पात्र रकम को दायित्व कहते हैं। हम जो उधार लेते हैं रकम, उसे क्या बोलते हैं? दायित्व। हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। यह रकम धंधे को भविष्य में भुगतान करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने किसी के पास से पैसे लिए धंधे को चलाने के लिए, तो मुझे वो भविष्य में उसे भुगतान करनी पड़ेगी। जब तक यह रकम धंधे द्वारा चुकाई न जाए तब तक यह धंधा का दायित्व गिना जाता है। जब तक मैं इसे नहीं चुकाऊंगी तब तक ये मेरा दायित्व गिना जाएगा। दायित्व को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। दायित्व मतलब देवा। एक होता है आंतरिक दायित्व और दूसरा है बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व समय के आधार पर चालू दायित्व होता है और गैर चालू दायित्व। ओके, और बाह्य दायित्व में चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। हिसाबी पद्धति में धंधा और मालिक को एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं। धंधा भी अलग होता है और मालिक भी अलग होता है। धंधे का खुद का एक अलग अस्तित्व होता है और मालिक का खुद का अलग अस्तित्व होता है। धंधे के मालिक द्वारा जब धंधा को पूंजी प्रदान की जाती है तब वह धंधा के आंतरिक दायित्व बनता है। जब धंधा के मालिक द्वारा धंधे को पैसे दिए जाते हैं, पूंजी दी जाती है, तब वह आंतरिक दायित्व बनता है।
मालिक होता है वो धंधे को पैसे देता है, तो धंधा भी उसे कुछ दे, उसका आंतरिक दायित्व होगा। यह धंधा का मालिक प्रति दायित्व है। सापेक्ष में धंधा द्वारा मालिक को चुकाई जाने वाली रकम धंधा का आंतरिक दायित्व कहलाता है। धंधा द्वारा मालिक को चुकाई जाने वाली रकम को धंधा का आंतरिक दायित्व कहते हैं, क्योंकि जो मालिक है वही हमें पैसे देते हैं। धंधा के मालिक ने 1 लाख की पूंजी दी है। कितने की पूंजी दी है? 1 लाख की। यह 1 लाख धंधा का मालिक के प्रति दायित्व है। यह धंधा का आंतरिक दायित्व है। जो मालिक खुद लाता है अपने धंधे के लिए, वो धंधे का क्या होगा? आंतरिक दायित्व। हमारा ही मालिक लाता है धंधे के लिए, तो धंधा का भी कुछ बनता है। धंधे द्वारा तीसरे पक्षकार के पास से उधार खरीदे माल, संपत्ति और सेवा संबंधी चुकाई जाने वाली रकम अथवा उधार ली रकम वापस करने योग्य रकम को बाह्य दायित्व कहते हैं। जैसे कि धंधे और मालिक के अलावा कोई तीसरा पक्षकार है जो हमें माल, संपत्ति और सेवा देता है, तो यह जो वापस करने वाली और रकम है उसे बाह्य दायित्व कहा जाता है। उदाहरणार्थ, भावना बहन के पास से रुपया 50,000 3 वर्ष में वापस करने की शर्त पर उधार लिया। भावना बहन के पास से रुपये 50,000 3 वर्ष में वापस करने की शर्त से हमने उधार लिए, तो हमें उसे चुकाना पड़ेगा। और भावना बहन है वो तीसरा पक्षकार है। रुपये 2,000 की रमन के पास से उधार माल की खरीदी की। कितने की खरीदी की है हमने? 2,000 रुपये की। रुपये 1,000 भाड़े का चुकाना बाकी है, वो भी चुकाना ही पड़ेगा। 5,000 देवांग के पास से उधार फर्नीचर खरीदा, हमें देवांग को भी पैसे देने पड़ेंगे। यह अलग अलग व्यक्ति है, वह उसका क्या होता है? बाह्य दायित्व। यह सभी रकम भविष्य में चुकानी है, ये सभी तीसरे पक्षकार है। ओके, हमें भविष्य में ये रकम चुकाना, हमें फर्नीचर खरीदा, पैसे लिए, सब कुछ भाड़ा चुकाना बाकी है, सब कुछ हमें क्या करना होगा? भविष्य में चुकाना ही होगा। संबंध के आधार पर धंधा का दायित्व 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व धंधा के मालिक के प्रति होता है, मालिक के प्रति दायित्व, और बाह्य दायित्व है वो तीसरे पक्षकार के प्रति का दायित्व है। ओके, आंतरिक और बाह्य दायित्व धंधा के मालिक के साथ और तीसरे पक्षकार के साथ संबंध के आधार पर निश्चित होते हैं। हम 7वें में है चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। आंतरिक और बाह्य दायित्व पूर्व बताए अनुसार धंधे का मालिक धंधा के अन्य व्यक्ति के संबंध के आधार पर निश्चित होते हैं, जबकि चालू और गैर चालू दायित्व समय के आधार पर निश्चित होते हैं। जो चालू और गैर चालू दायित्व होता है वो समय के आधार पर निश्चित होता है। जो दायित्व धंधे को 1 वर्ष में चुकाना है उसे चालू दायित्व कहते हैं। जो चालू दायित्व है वो धंधे के मालिक को कब चुकाना है? 1 वर्ष में चुकाना है। चालू दायित्व 1 वर्ष का समय होता है। चालू दायित्व को अल्पकाल का दायित्व भी कहते हैं। अल्पकाल इसलिए क्योंकि उसका समय कम है, 1 साल है। ओके, अल्पकाल के दायित्व में सामान्य रूप से उधार खरीदा माल, खर्च चुकाने बाकी आदि का समावेश होता है। अल्पकाल के दायित्व जो समय भी थोड़ा कम है, इसलिए अल्पकाल के दायित्व में क्या होता है? उधार खरीदा माल, खर्च चुकाने का बाकी आदि का समावेश होता है। उदाहरणार्थ, ऊपर बताए अनुसार रमन के पास से उधार माल, खरीदा माल, भाड़ा चुकाना बाकी, फर्नीचर की उधार खरीदी आदि। और रमन के पास से हमने माल उधार खरीदा है, भाड़ा चुकाना बाकी है, तो वो हमारा क्या होगा? चालू दायित्व, वो हमें 1 साल में चुका देना पड़ेगा। गैर चालू दायित्व धंधा को 1 से अधिक वर्ष के बाद चुकाना होता है। जो गैर चालू दायित्व है वो धंधे को 1 से अधिक वर्ष के बाद चुकाना होता है, इसलिए उसे गैर चालू दायित्व के रूप में जानते हैं। गैर चालू दायित्व को दीर्घकाल का दायित्व के रूप में भी जानते हैं। ओके,
गैर चालू दायित्व हमारे अधिक वर्ष, 1 साल से अधिक वर्ष में चुकाना होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल हमें चुकाना है। इसलिए गैर चालू दायित्व को दायित्व के रूप में भी जानते हैं। गैर चालू दायित्व को दीर्घकाल के दायित्व के रूप में भी जानते हैं। दीर्घकाल मीन्स लंबा समय, इसको 1 साल से ज़्यादा मीन्स 2, 3, 4, 5 साल के बाद चुकाना पड़ता है, इसलिए उसको दीर्घकाल, लंबा समय लेता है तो उसे दीर्घकाल के नाम पे से भी जाना जाता है। बिन चालू दायित्व में बिन चालू दायित्व में बैंक लोन, ऋण पत्र आदि का समावेश होता है। बिन चालू दायित्व में बैंक लोन, जो हमें बैंक लोन देती है वो हम 1 साल में नहीं चुका देते हैं, लंबे समय लगता है, इसलिए इसका भी समाविष्ट होता है। उदाहरणार्थ ऊपर बताए अनुसार भावना बहन के पास से उधार ली रकम। भावना बहन जो हमें 3 साल के लिए रकम उधार दे रही थी वो भी 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए उसका भी कहाँ समावेश होगा? गैर चालू दायित्व में। समय के आधार पर धंधा का दायित्व 2 बाबतों से होता है। एक चालू दायित्व जिसे अल्पकाल दायित्व भी कहा जाता है और उसका समय कम होने के कारण उसे अल्पकाल दायित्व कहा जाता है। 1 वर्ष से कम समय में चुकाने वाला दायित्व, हमारी जिम्मेदारी, दायित्व मतलब हमारी जिम्मेदारी। गैर चालू दायित्व मतलब दीर्घकाल दायित्व के नाम से भी जाना जाता है। 1 वर्ष से अधिक समय में चुकाने वाला, उसका समय लंबा होता है। ऊपर बताए अनुसार दायित्व को अलग अलग दृष्टिबिंदु से वर्गीकृत कर सकते हैं। यह प्रत्येक प्रकार का दायित्व धंधा में अपनी विशिष्ट भूमिका अदा करता है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे असेट्स, संपत्तियाँ। वो बहुत लंबा टॉपिक है, हम उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।